हेलो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। तो आप सभी बच्चे जो कि नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो और बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो एक रिलेवेंट तरीके से और मेरी स्टाइल के अंदर अगर फिजिक्स को समझना चाहते हो, तो आप मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज का फायदा उठा सकते हो, जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको एनालाइज करने वाले हैं हमारे इस वन शॉट सेशन के अंदर। दिस वन शॉट इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई। तो आप सारे के सारे बच्चे अपने रिलेवेंट एग्जाम्स के लिए इनको यूज कर सकते हो लेक्चर्स को, राइट। तो मैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट लेक्चर के ऊपर जाऊंगा और वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा। एंड आई होप आप सारे के सारे बच्चे अगर शुरुआत से लेके आखिरी तक इस सेशन को देखोगे तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल रियलाइज द पावर ऑफ मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज। यू विल रियलाइज कि इस सीरीज का नाम मैंने आखिर में मिरेकल सीरीज क्यों रखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, वर्क के बारे में। तो वर्क को एज ए स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों मिलके वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेटली स्केलर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा। अब स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी आपको पता होगा। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, और भी फोर्सेस लग रहे हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द फोर्सेस ये जो ब्लॉक है ये थीटा डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है कितना, एस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया एफ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया एस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, आप सभी बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। फिर सेकंड चीज के बारे में अगर अपन बात करें, कई बार क्या होता है फोर्स आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दिया जाता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में लेके आते हो डिस्प्लेसमेंट को। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के अंदर बताऊंगा कैसे। आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे दी जाती है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर दे दिया जाता है, दोनों का डिफरेंस करके आप किसको लेके आते हो, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को लेके आते हो इन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब अगर इस फॉर्म में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल रखी हो तो हम किस तरीके से फोर्स फाइंड आउट, किस तरीके से वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, बट डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हमें सिंपली कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से, जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप के कॉफिशिएंट से, और के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप के कॉफिशिएंट से। तो वर्क आ जाएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, एफ वाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई एंड एफ जेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा जेड। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ में एक खास केस है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कौन सा वाला एग्जाम्पल, कि आपने एक स्ट्रिंग से एक पत्थर बांध रखा है और इस पत्थर को आप स्ट्रिंग से किसके अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करवा रहे हो। अब सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहां पर टेंशन फोर्स जो है स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और नोटिस करो पूरी मोशन के अंदर जो फोर्स है सेंट्रीपिटल टेंशन फोर्स वो मोशन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। ये आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। तो अगर बहुत बेसिक और फंडामेंटल लेवल पर वर्क से रिलेटेड हथियार आपसे पूछे जाए तो ये हथियार आपके तैयार हो चुके हैं।
अब एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन सीखते हैं कि इनको कैसे सवालों के अंदर यूज किया जाता है। बेसिक एग्जाम्पल्स लेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन अपन मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे ढेर सारे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एक ही सेशन के अंदर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, एक पार्टिकल है विच इज मूव्ड फ्रॉम अ पोजिशन दिस टू दिस। अब यहां पर आप बोलोगे सर हमें तो डिस्प्लेसमेंट दे ही नहीं रहा, तो मैंने आपको बताया था आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन का यूज करके सबसे पहले क्या निकाल लेते हो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हो। तो आपने क्या करा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। कितना आया डिस्प्लेसमेंट आपका, R2 वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस R1 वेक्टर मतलब इनिशियल पोजीशन, और वेक्टर्स का डिफरेंस करना तो आता ही है। 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 आई कैप बचेगा। इधर 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अगेन 11 जे कैप बचेगा। और -9 है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो -9 + 6 तो बचेगा -3 के कैप। ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स वेक्टर तो आपको दे ही रखा है, फोर्स वेक्टर तो आपको दे ही रखा है। कितना दे रखा है आपको, 4 आई कैप दे रखा है, प्लस जे कैप दे रखा है और +3 के कैप दे रखा है। तो बताओ वर्क कितना होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट मैंने कार्टेशियन की फॉर्म में करना सिखाया ही था। आप 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आ जाएगा, आप 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपली 11 आ जाएगा, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आ जाएगा। 11 - 9 करोगे 2, और 2 को 44 के अंदर ऐड करोगे तो 46, और वर्क की यूनिट होती है जूल, 46 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। तो हर एक हथियार को कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये 2 बातें आप नोटिस करते हुए चलो, फिजिक्स विल बी वेरी इजी, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, और हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है वो हमें नहीं पता। इफ वर्क डन, अब उल्टा सवाल पूछा गया है, हमें ऑलरेडी वर्क डन दे दिया गया है कितना, 50। हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और यही हमसे सवाल में पूछा गया है कि बताओ फोर्स मेक एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो एंगल हमें बताना है, हमें थीटा बताना है। तो W हमें 50 रख दिया, तो 50 = फोर्स हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, और कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको सॉल्व करोगी तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। और कॉस थीटा कब 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, थीटा = 60 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला सेट ऑफ हथियार, पहला सेट ऑफ वेपन। और आगे चलते हैं यहां से, धीरे धीरे इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एंड जो कंक्लूडिंग क्वेश्चंस होंगे वो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर्ड क्वेश्चन होगा। एंड जब आप वहां तक जाते जाते इतना कॉन्फिडेंस से भर जाओगे कि खुद उन क्वेश्चंस को करने लगोगे, देन यू विल रियलाइज इस सीरीज का नाम मिरेकल सीरीज क्यों रखा गया, राइट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। अब अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, आपका जो रास्ता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको छोटे 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 चंक्स में डिवाइड कर दोगे। डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे। तो अब क्या होगा कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो वर्क होगा वो हो जाएगा आपका F.ds। जब बहुत छोटे टुकड़े की बात करते हैं ना तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, F.ds या F.dr भी लिख सकते हो। कोई S लिखता है डिस्प्लेसमेंट को, कोई R लिखता है, ठीक है। मैक्सिमम बुक्स के अंदर R लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं यहां पर R लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। तो ये तो एक छोटे चंक का वर्क डन है। अब हमें सारे के सारे चंक्स का जो वर्क डन है उनको ऐड करना है, सारे टुकड़ों पर जो वर्क डन हुआ उनको ऐड करना है। और फिजिक्स में इस तरीके का जो एडिशन है वो इंटीग्रेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर आपको डिफाइन करना है तो यू विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन। सर हम डायरेक्ट ऐड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर टुकड़े पर आपका फोर्स वेरी कर जाता है, वेरिएबल है, फोर्स फिक्स नहीं है। तो इन दैट केस यू विल हैव टू परफॉर्म
इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये फॉर्मूला तो बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन इसको अप्लाई करना नहीं आता, इसको अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है, यहां पर कई बार हमें फोर्स जो है वो इस फॉर्म में दे दिया जाता है कि कोई ना कोई इसका x कंपोनेंट होगा, कोई ना कोई इसका y कंपोनेंट होगा, और कोई ना कोई इसका z कंपोनेंट होगा। साथ ही साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r या dr जो है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, है ना। तो कई बार तीनों ही डायरेक्शंस के अंदर हमारा फोर्स के कंपोनेंट्स हमें दिए हुए रहते हैं। तो अब जो वर्क डन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, अब आप इंटीग्रेशन करोगे इनके डॉट प्रोडक्ट का, तो तीन हिस्से बन जाएंगे। एक हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन का हिस्सा हो जाएगा एफ वाई डी वाई, और एक इंटीग्रेशन का हिस्सा हो जाएगा एफ जेड डी जेड। अब सर लिमिट्स किसकी लगानी है, तो अगर आपका प्योर एक्स की फॉर्म में हो रहा है इंटीग्रेशन तो एक्स की लिमिट्स लगानी है, प्योर वाई की फॉर्म में हो रहा है तो वाई की लिमिट्स लगानी है, प्योर जेड की फॉर्म में हो रहा है तो जेड की लिमिट्स लगानी है। अगर नहीं हो रहा, डिफरेंशियल फॉर्म में हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, बट फिलहाल के लिए अपन उस कॉन्सेप्ट को ओमिट कर सकते हैं अगर अपन नीट और जेई मेंस की बात करें तो, राइट। तो ये एक फंडामेंटल चीज हमारी इकट्ठी हुई। अब इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन, ठीक है। अब फोर्स F, तो जैसे आपने फोर्स की शक्ल देखी आपको पता पड़ गया यार ये तो वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, खुद पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपको पता पड़ा कि फोर्स वेरिएबल है, आपको पता पड़ गया कि इसके लिए मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। एक्स ऑन अ 2 किलोग्राम बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी गोज फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छी बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर, और फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में ही है, एक्स कंपोनेंट ही दे रखा है फोर्स का। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहां पर निकाल सकते हैं कि जो भी वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5। चीजें आसान हो जाएगी जैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो w जो है ये आ जाएगा आपका 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट्स अपन रखेंगे कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 5 तक। फिर यहां पर 2 बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पावर इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम 0 टू 5। और सिर्फ 7 dx है तो -7 तो बाहर आ गया, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होता है x, और यहां पर भी अपन लिमिट्स रख देंगे फ्रॉम 0 टू 5। अब देखो ये 3 जो है वो कॉमन आके इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 0 का क्यूब कितना होता है 0। एक बार अपर लिमिट रखी और एक बार लोअर लिमिट रखी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। अगेन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 7, पहले अपर लिमिट रखी 5 फिर लोअर लिमिट रखी 0, तो ये आ जाएगा आपका 125 प्लस 25 और माइनस का 35। माइनस 35 प्लस 25 करोगे माइनस का 10, और 125 में से 10 चला गया तो 115 जूल। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन 3 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तब तो हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, हमें वर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां पर भी नोटिस करना कि अभी हम ऐसे वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स टाइम पर डिपेंड करने लगे तो हम क्या करेंगे, ये कहानी भी मैं आपको समझाऊंगा एक और हथियार को इकट्ठा करने के बाद में। बट इस कहानी को याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वहां से, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं एनर्जी। सो एनर्जी इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क। इनफैक्ट वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशंस है और वर्क और एनर्जी की जो यूनिट है वो सेम है, ठीक। अब एनर्जी में भी 3 खास तरीके की एनर्जीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी विच इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वन बाय वन इनको समझते हैं और इनके बारे में जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के इक्वल होती है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, सबको पता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ में रिलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या फिर मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स में आपके बहुत सारी जगह पर काम आएगा, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब सर इस रिलेशन का हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करेंगे कि अगर मान लो हमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दे रखा हो या परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो, मोमेंटम का परसेंटेज चेंज देके काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज देके मोमेंटम का परसेंटेज चेंज पूछ लिया जाता है। तो अगर ये जो परसेंटेज चेंज हमें गिवन है ये बहुत कम है, लेस देन 5% है, तब तो हम क्या करते हैं, एरर्स के कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। हम डायरेक्ट जो पावर है उसको आगे ले आएंगे। तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो सिंपली पावर जो है वो आगे आ जाएगी। ये 2m तो कांस्टेंट है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये एरर्स के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एज इट इज यहां पे यूज किया जा सकता है क्योंकि एरर इज नथिंग बट अ स्मॉल चेंज इन समथिंग। तो यहां पर चेंज बहुत स्मॉल है तो हमने एरर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, पावर रूल यूज कर लिया हमने। या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम है इट विल बी हाफ ऑफ, क्योंकि यहां पर मोमेंटम के केस में देख रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी की पावर कितनी है, रूट का मतलब है हाफ, तो हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखना ये चीज हो रही हो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के अलग लिख देता हूं, ठीक है, ये चीज हो रही हो परसेंटेज चेंज आपका ग्रेटर देन 5% हो, मतलब 10, 20, 30, 100, 300%, इतना ज्यादा हो अगर आपका परसेंटेज चेंज, तो फिर आप ये जो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूलाज हैं, ये जो एरर्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हमने फॉर्मूला बनाए हैं, इनको यूज नहीं कर पाओगे। फिर आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको अगर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2m तो कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि वो जो डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय 2m डिवाइडेड बाय 2m है वो सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जो रूट वाला फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, रूट वाला फॉर्मूला हमने लिखा था मोमेंटम इज नथिंग बट रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। दिस टाइम रूट 2m कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, रूट के ही, तो रूट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। यू कैन डायरेक्टली यूज दीज फॉर्मूलाज। अब बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो जाते हैं तो दिमाग एकदम ऐसा भरसा जाता है, ऐसा लगता है कि यार कोई एग्जाम्पल मिले, एक बार समझ में तो आ गया, पर एग्जाम्पल के अंदर खुद से यूज करके देखें। तो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, तो आपको कैटेगरी पता पड़ गई कि यार काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज चेंज है वो 300% है। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, अपन जानबूझ के जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको 100 मान लेते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, 100 का 300% जो होगा वो खुद 300 होगा। 100 का 1% क्या होता है 1, 2% क्या होता है 2, तो 300% क्या होगा 300। तो हमें डायरेक्ट पता पड़ गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो 100 में 300 ऐड करेंगे, 100 तो थी, 300% ऐड हो गई, तो कुल मिला के हो जाएगी आपकी 400 जूल। तो आप ऐसे केसेस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 100 अज्यूम कर सकते हो। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालोगे। फॉर्मूला आपके पास में है रूट ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रूट ऑफ 400 हो जाएगा 20, रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 100%। तो मोमेंटम के अंदर कितना परसेंट चेंज हुआ होगा? पक्का 100% चेंज हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 4%, अब की बार जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो लेस देन 5% है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पावर हो जाएगी हाफ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काम आपको करना है। बहुत ही आसान हो गया, सब कुछ दे रखा है हमें, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4%, और 4 को 2 से काटोगे तो 2% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है 4% से, तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? 2%, यानी कि ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पहली बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास कितना है 1 किलोग्राम, और दूसरी का मोमेंटम हो जाएगा P2, तो P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास कितना है 4 किलोग्राम। और ये जो काइनेटिक एनर्जीज हैं ये आपस में इक्वल दे रखी है। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर क्या हुआ, दोनों को जैसे ही इक्वल किया तो P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया? 2 से 2 कट गया, 1 को उधर ले जाते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आ गया। यानी कि पक्का P1 डिवाइडेड बाय P2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से कि मोमेंटम इज रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। So if kinetic energy is same, kinetic energy is constant, तो momentum is directly proportional to the root of mass, यानी कि P1 divided by P2 will be directly equal to root of M1 divided by M2, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा रूट ऑफ M1 मतलब 1, M2 मतलब 4, यानी कि 1/2। ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, जैसी आपकी सहूलियत हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार। बहुत ब्रीफ के अंदर अगर अपन देखें तो इट डिफाइंस द नेट वर्क डन। मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब उनमें से कुछ फोर्स कंजर्वेटिव है और कुछ फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सारे तरीके के फोर्सेस को आप इंक्लूड कर लो और उन सब का जो वर्क है वो क्या कहलाएगा? नेट वर्क कहलाएगा। तो जो नेट वर्क डन होता है किसी बॉडी के ऊपर, यानी कि सारे तरीके के फोर्सेस का जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहां पर जो WC है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है और WNC है वो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फोर्सेस, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, ये सब क्या है? आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस है।
और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, लाइक विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, लाइक एयर रेजिस्टेंस हो गया या एयर ड्रैग हो गया, ये जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं ये सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्यों है? क्योंकि इनका जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। और अब अपन बात करते हैं कि अगर फोर्स या फिर फोर्स का जो फोर्स आज तक जिस पे डिपेंड करता था दैट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर वो खुद टाइम की फॉर्म में गिवन हो, जैसे हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम अंडर अ फोर्स which causes displacement in it given as s is equals to t square by 4। तो ऐसे केसेस में जब फोर्स टाइम पर डिपेंड करे, डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड करे, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। भाई हमें वर्क निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट तो दे ही रखा है कितना, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हम सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी किसी भी टाइम पर कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, पावर रह जाएगी 2 - 1 और डिवाइडेड बाय 4 पहले से चल ही रहा था, ठीक है। तो ये 2 से 4 कट गया और आंसर आ गया आपका t डिवाइडेड बाय 2। अब वेलोसिटी आपके पास में आ गई। आप चाहो तो इनिशियल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है एट t इज इक्वल टू 0। तो ये तो कितनी हो जाएगी, खुद 0 हो जाएगी। और आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जो भी 2 इंस्टेंट दे रखे हैं। तो आपको पूछा गया वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। जैसे आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ गई, मास आपको दे रखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप हाफ इंटू 6 इंटू 0 का स्क्वायर दैट इज 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो आप हाफ इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 6/2 3। और अब आप वर्क डन निकाल सकते हो विच इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब kf माइनस ki मतलब 3 - 0। तो आंसर आ जाएगा 3 जूल। इतना आपका वर्क डन होगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। एक बार कैलकुलेशन हमेशा वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कंसेप्चुअल मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम की फॉर्म में दे रखा हो, जब भी आपको फोर्स टाइम की फॉर्म में दे रखा हो, मान लो फोर्स टाइम की फॉर्म में गिवन होता है अपनों को, मान लो फोर्स आपको टाइम की फॉर्म में गिवन होता एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होता, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालते, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे, फोर्स को आप किससे डिवाइड कर देते, मास से। और जैसे आपके पास में एक्सेलरेशन टाइम की फॉर्म में आ जाता, एफ टी का मतलब है फंक्शन ऑफ टाइम, एफ मल्टीप्लाइड बाय टी नहीं है, जैसे आपके पास में एक्सेलरेशन टाइम की फॉर्म में आ जाता, तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते, आप एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते। तो वेलोसिटी आपकी आ जाती कितनी, वही फोर्स इन फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय मास दैट इज एक्सेलरेशन, इसका आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और जैसे ही एक बार आपके पास में वेलोसिटी आएगी, आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और उनका डिफरेंस करके वर्क डन निकाल लोगे। तो अगर ये दे रखा हो आपको तो भी आप कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस बनने के आसार होते हैं। तो इसको आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार बना हमारा। नेक्स्ट चलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका जो चेंज है, मतलब इनिशियल और फाइनल का जो चेंज है, जिसको अपन बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस पर्टिकुलर चेंज इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही कंसीडर करना है जब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है, ठीक है। और इसको वर्क डन को अपन इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जो भी हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका हमें डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द वर्क डन, ठीक। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है। पहली चीज कि कई बार क्या होता है, आप कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो नहीं निकालते, आप एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो निकालते हो।
उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो होगा और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा? जीरो। नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी। तो इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इफ change in kinetic energy is zero, तो in that particular case जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा या एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो खुद नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो है वही किसके इक्वल है? डेल्टा पीई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके दो एग्जांपल पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, ठीक है। इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में क्या होता है? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है। तो जब आपकी स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, वो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो या इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो कंसीडर करी जाती है। आप कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस जीरो ले सकते हो, बट सामान्यतया जो लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली जाती है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, मतलब यहां से आप x डिस्टेंस स्ट्रेच करके लेके आ गए, तो जो वर्क डन होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स, वेरिएबल फोर्स है, इसका वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन जो होगा उसके भी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो जब अल्टीमेटली आप जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। निकाला हमने इसी से ही है, ठीक है। बट अभी मैं उस डेरिवेशन को ओमिट कर रहा हूं। अभी अपन इसको डायरेक्ट हथियार के तौर पर कब लगाना है? स्प्रिंग के केस में लगाना है। कैसे लगाना है? अगर स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया जाएगा नेचुरल लेंथ से, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली इस स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाएगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही सिनेरियो के अंदर जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो भी कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो अपोजिट है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। किस रेफरेंस में? इस पर्टिकुलर रेफरेंस में। छोटी सी चीज है बट अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती, इसलिए बता रहा हूं। ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी भी लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हो। अब उस लेवल से एच हाइट ऊपर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव mgh, और एच हाइट नीचे लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh। सर क्यों हुआ? क्योंकि जब अपन ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा। और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव स्टोर होगी। और जब आप ब्लॉक को नीचे ही लेके जा रहे हो, ग्रेविटी भी नीचे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव का नेगेटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो नेगेटिव mgh हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट ध्यान भी होनी चाहिए, बट मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट बैठ जाए। अभी याद करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जल्दी जल्दी चीजों को सीखना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरीके से बताऊं ताकि आपको चीजें समझ में भी आ जाए और आपको चीजें याद भी रह जाए। कैसे उनको सवालों में यूज करना है वो भी आपको पता रह जाए। तो ये सब कुछ हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ध्यान रखना है। यहां से अगर आगे बढ़े तो कुछ सवालों के माध्यम से और इसको समझ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 4 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ठीक है, अनस्ट्रेच्ड मतलब नेचुरल लेंथ से आप 10 सेंटीमीटर खींचना चाह रहे हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है? 4 जूल।
अब यहां पे ये जो वर्क दे रहा है यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको हाफ के एक्स वन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 4 जूल दे रखी है, 4 जूल दे रखी है, ठीक है ना। द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट थ्रू एडिशनल 10 सेंटीमीटर। तो x1 जो है हमारा वो तो कितना था, 10 सेंटीमीटर था। अब अपन और 10 सेंटीमीटर खींच के ले गए, तो अगर नेचुरल लेंथ से देखें तो हमने कितना खींच दिया, 20 सेंटीमीटर खींच दिया। तो अब हमारा जो हाफ के x2 स्क्वायर है, यहां पे x2 जो है वो हमें क्या रखना है, ये हमें रखना है 20 सेंटीमीटर। तो जो वर्क डन होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा वर्क हमने किया वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू x1 स्क्वायर, इस डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर के तो हमें दे ही नहीं रखा, तो के आप निकाल सकते हो। जैसे x1 की वैल्यू यहां पर 10 रखोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। कैसे मिलेगी, तो ये हो जाएगा आपका k कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका k, ये हो गया आपका k। और वंस यू हैव k यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ, k की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 10⁻1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2, ये k हो जाएगा। और x2 स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4। बट 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे ना, तो 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया, और डिवाइडेड बाय 100 था तो 100 का स्क्वायर 10⁻4 हो गया। तो आप देखो 2 जीरो तो यहीं से चली गई, और 10⁻2 और 10⁻2 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ कितना बचा, 2 8, तो ये बचा आपका कितना, 4 जूल। एक सेकेंड रुको, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 -2, हाँ 2 से ये 4 बार गया, और 4 और 4 ये मिलके कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 16 जूल, 16 जूल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो जाएगा 16 - 4 दैट इज 12 जूल, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो हमेशा नेचुरल लेंथ को रेफरेंस लो, कि नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर जाने में 4 जूल वर्क करना पड़ा, इसकी मदद से आपने के निकाला। अब नेचुरल लेंथ से 20 सेंटीमीटर जाने में आपको जो वर्क डन करना पड़ा वो हो गया 16, तो 20 तक जाने में 16, 10 तक जाने में 4, तो बीच वाला जो गैप है वो हमारा एक्स्ट्रा वर्क होगा जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक यूनिफॉर्म चेन है ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल, कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग डाउन, ठीक है। तो कुछ पोर्शन जो है वो इसका हैंग कर रहा है। तो ऐसी आपकी टेबल हो गई, ऐसी आपकी टेबल हो गई, और इसके ऊपर जो चेन है इस तरीके से, ठीक है। तो चेन की जो टोटल लेंथ है, अपन इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है ना। तो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि जो n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ है वो तो हैंग्ड है, वो तो ऐसे लटका हुआ है, और यहां पर n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2/3 दे रखी है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, L में से NL को माइनस करेंगे तो L माइनस N मल्टीप्लाइड बाय L हो जाएगा, इतना आपका बचा हुआ पोर्शन हो गया। अभी ये पोजीशन है, n की वैल्यू हम 2/3 बाद में रख देंगे, एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओवर द एज ऑफ द टेबल, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वर्क डन टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन द टेबल इज। अब ये जो लटका हुआ हिस्सा है इसको भी आप उठा के टेबल पर ले जाना चाहते हो, आप ऐसी सिचुएशन में ले जाना चाहते हो इसको, ये जो टेबल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो चेन है वो इस टेबल के ऊपर आ जाए,
पूरी की पूरी चेन जो है वो इस टेबल के ऊपर आ जाए, पूरी की पूरी एल लेंथ की चेन जो है वो इस टेबल के ऊपर आ जाए। ठीक, अब आप देखो कि ये वाला जो पोर्शन था ये तो जिस लेवल पर था, जिस हाइट पर था, उसी हाइट पर रहा। मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये उठ के कहां पर चला गया, टेबल पर चला गया। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी नहीं आ रही ना, दोनों टाइम रेस्ट पर है। तो हमें ये तो पकड़ में आ गया कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको जैसे अपन नहीं चीजों को ऊपर उठा के ले जाते वैसे इसको अपन उठा के लेके जा रहे हैं, तो इसकी चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, हमारा काम हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हालांकि इसको भी अपन बहुत आसान कर देंगे। हम ये मानते हैं कि हमारी जो चेन है वो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म चेन के केस में इसका जो लटका हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास माना जा सकता है यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जा सकता है। और जब ये पोर्शन यहां पर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर आ जाएगा, यहां पर। मतलब एक तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने कितनी हाइट असेंड करी, ठीक है, ये वाली हाइट जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने क्या करी है, असेंड करी है, दिस हाइट, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट n टाइम्स l डिवाइडेड बाय 2। इतनी हाइट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने क्या करी है, असेंड करी है। ठीक, तो अब हमारा काम जो है वो आसान हो चुका है। जो मास है इस पोर्शन का वो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ दिस पोर्शन, मास ऑफ दिस पोर्शन ये कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास है आपका m, टोटल लेंथ है आपकी l, ठीक है, और आपको कितने पोर्शन का मास निकालना है, n टाइम्स l, इतने पोर्शन का मास निकालना है। तो l से l चला गया, सीधा सीधा n टाइम्स m, ये आपका मास हो जाएगा। तो हमें इस पोर्शन का मास पता चल गया, हमें पता पड़ गया कि इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है और उठ के कहां पर चला गया, यहां पर चला गया। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो निकल के आ गया कितना, मास। तो मास हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय g और मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर हाइट, तो हाइट इज नथिंग बट n l डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आंसर आ गया आपका n स्क्वायर टाइम्स m इंटू g इंटू l डिवाइडेड बाय 2। अब बस आपको n की वैल्यू रखनी है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। तो यहां पे n की जगह 2/3 रखा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2। 2 से 4 चला गया तो ये आ गया आपका 2mgl डिवाइडेड बाय 9, 2mgl डिवाइडेड बाय 9, ऑप्शन 4 हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब कभी भी आधा पोर्शन लटका रखा है, 1/3 पोर्शन लटका रखा है, 1/4 पोर्शन लटका रखा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीके की आपकी ट्रिक हो गई, स्पेशल केस हो गया। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं ये स्पेशल केस, क्योंकि अक्सर ये जो अप्रोच मैंने बताई है वो बच्चों को समझ में भी आ जाती है ना, तो बच्चे एग्जाम में उसको यूज नहीं कर पाते। इस वजह से मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि आप इसका यूज कर पाओ। राइट, यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसको भी हमने लिखा था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और हमने देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम कि आपका जो नेट वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप ये दोनों चीजें हमने देख ली कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ये माइनस WC से प्लस WC कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा WNC। और
यहां पर फाइनल और फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलके फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बन जाएंगे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलके इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बन जाएंगे। तो एक ब्यूटीफुल रिलेशन हमें मिलेगा कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से एक शर्त निकल के आती है कि मान लो गिवन सिचुएशन में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ही ना हो, गिवन सिचुएशन में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट ही ना हो, या फिर प्रेजेंट हो तो उसका वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स WNC इज जीरो, या तो प्रेजेंट ही ना हो, प्रेजेंट हो तो उनका वर्क डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर ये जीरो हो गया तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन क्या होती है, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज मस्ट बी जीरो, तब जाके आप COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। अ ब्लॉक ऑफ मास 16 किलोग्राम is moving on a frictionless horizontal surface with velocity 4 meter per second and comes to rest after pressing a spring. ठीक है, if the force constant of the spring K आपको दे रखा है, then compression in the spring will be. तो इनिशियल कंडीशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, और एक तरफ हो गई हमारी फाइनल कंडीशन, और कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो इनिशियली आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ इंटू मास कितना हो गया 16 इंटू स्पीड कितनी हो गई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो भी है कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 2 से 8 बार चला गया 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48 पावर चली गई 4, और ये आ जाएगा 128, 128। ठीक है, ये तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, क्योंकि सेम लेवल पर हो रही है और स्प्रिंग जो है वो आपकी अनस्ट्रेस्ड है, यानी कि पक्का पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल वो कितनी है, जीरो, क्योंकि शुरुआत में स्प्रिंग जो है वो ना तो कंप्रेस्ड है ना ही स्ट्रेस्ड है, नॉर्मल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है। हाँ, फाइनली क्या हुआ कि आपका ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, बट आपकी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई। तो कंप्रेस होने पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी इन दोनों का सम, मतलब 128, और यहां पर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी इन दोनों का सम, मतलब हाफ इंटू के कितना दे रखा है आपको 100 इंटू एक्स, तो आपको फाइंड आउट करना है उसका स्क्वायर, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो सॉल्व कर लो एक्स के लिए, तो एक्स का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 128 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो x जो है वो हो जाएगा आपका रूट के अंदर 128 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज नथिंग बट 256 डिवाइडेड बाय 100। 256 का जो रूट होता है, ठीक है, 15 का रूट होता है 225, 16 का होता है 256, तो ऊपर आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 1.6 मीटर्स। इतना आपकी स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। तो सिर्फ कंडीशन पकड़नी है कि यार अगर कुछ उठापटक हो रही है, एनर्जीज चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ब्लॉक चल रहा था रुक गया, या ब्लॉक जमीन पर था ऊपर चला गया, या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी अब कंप्रेस हो गई, जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो, मैं पकड़ना बता रहा हूं क्वेश्चन को, समझ जाना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। और डरना मत, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है तो COME लग जाएगा, और अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए भी था ना हमारे पास में WNC इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी।
वो भी लग जाएगा आपका, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा चीजों को। कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर इफ इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। टेक जी, आपको 10 लेना है। द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेजिस्टिव फोर्स। अब क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लें। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? 0, रेस्ट से गिरना स्टार्ट करता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी? mgh। तो m हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, g हो गया आपका 10 और हाइट हो गई 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। तो 1000 से 1000 चला गया 10 जूल। इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई आपकी? इन दोनों का सम कर दो, 10 जूल हो गई। एक तो चीज आपके पास में ये आ गई, ठीक है। फिर आपने देखा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी स्पीड से गिरा? 50 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ मास हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 और 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500। 00 से 00 चला गया, ठीक है। 25 से 2 गया 12.5, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1.25 जूल। इतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई फाइनल। हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो चुकी है क्योंकि अपनों ने जमीन पर 0 माना था रेफरेंस, तो ड्रॉप भी आपकी जमीन पर आ चुकी है। यानी कि फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इन दोनों का सम, दैट इज 1.25 जूल के इक्वल हो जाएगी। अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करी जाए तो वो तो डायरेक्ट ही निकाला जा सकता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट mg मल्टीप्लाइड बाय h। m मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000, g मतलब 10 और h मतलब 1000 मीटर। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10 जूल। तो ये तो सीधा ही निकाल लिया था, यहां पे निकाला भी था। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा वो 10 जूल होगा और पॉजिटिव होगा क्योंकि ड्रॉप भी नीचे जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है। तो वैसे तो हमें पता पड़ गया एक ही ऑप्शन में था 10 जूल, बट दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो हो जाएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल है 1.25, इनिशियल है 10, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो माइनस का 8.75 जूल। दिस विल बी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी एंड इट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर रेजिस्टिव फोर्स। तो हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वो जिस भी आदमी ने पूछा है वो नहीं चाहता था कि आपको ये कुछ आता हो, वो तो बस केवल और केवल ये देखना चाहता था कि आपको MGS लगाना आता है या नहीं आता। बट स्टिल हमें सब कुछ आना चाहिए क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन आने लगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने लगे। आगे चलते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखते हैं। पावर के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि dW डिवाइडेड बाय dt। अब ध्यान रखना, नेट पावर जो है मतलब नेट वर्क की जो रेट है d नेट वर्क डिवाइडेड बाय dt। तो नेट वर्क जो है इट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको नेट पावर निकालनी है, टोटल पावर निकालनी है, तो आप क्या करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी निकाल सकते हो। ये भी पावर को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये किस पावर को रिप्रेजेंट करेगा? ये किसी इंडिविजुअल फोर्स की पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये ओवरऑल सभी फोर्सेस की जो पावर का सम है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें, मैं भी क्वेश्चन की फॉर्म में और बताऊंगा आपको। और एक पावर का जो फॉर्मूला है कि किसी इंडिविजुअल फोर्स के द्वारा कितनी पावर गिवन हो रही है, तो वो होता है आपका F डॉट वी। F डॉट वी यानी कि F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। अगेन F और V के बीच का एंगल है थीटा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ये पावर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पावर दिखने में छोटी चीज है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं आजकल। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जूल होती है, पता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वॉट होती है।
एक खास यूनिट है जिसको बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर। ये सुनने में ऐसा लगता है कि वॉट आ गया ना, इसका मतलब पावर की यूनिट होगी, नहीं, इसमें आपने वॉट को आर से, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपने वर्क की यूनिट बना दी। तो 1 किलो वॉट आवर इज अ यूनिट ऑफ वर्क, और इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। एक और पॉपुलर यूनिट है पावर की, दैट इज नोन एज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज नथिंग बट 746 वॉट। ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पावर के बारे में छोटे छोटे हथियार है, बट इनको लगाना कैसे है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और उनको सीख के आपको फिर और अच्छा लगेगा कि हाँ यार फाइनली ये जो मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली वैसा कॉन्सेप्ट है जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, चलो देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ऑरिजिन मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट पावर। पावर आपकी क्या है यहां पर? कांस्टेंट है। पावर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब पावर कांस्टेंट होने से क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। बताओ वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा। अब एक बार में देखते हैं ब्लैंक हो जाएंगे अपन कि यार ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया इसने। फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यार पावर को कैसे कैसे डिफाइन किया था सर ने। पावर कैन बी डिफाइंड एज एफ मल्टीप्लाइड बाय वी। पावर कैन बी डिफाइंड एज एफ मल्टीप्लाइड बाय वी। तो अपन पावर को लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाय वी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इसलिए हमें एफ डॉट वी भी लिखने की जरूरत नहीं है, एफ मल्टीप्लाइड बाय वी। ये प्रोडक्ट क्या है आपका? कांस्टेंट है। मतलब फोर्स बदल सकता है, वेलोसिटी बदल सकती है, बट ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एफ को अपन लिख सकते हैं एम इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पूरा खेल जो है वो काइनेमेटिक्स में चला गया। हमें v और x के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इन दैट केस a को लिखा जा सकता है v टाइम्स dv डिवाइडेड बाय dx। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन गिवन हो। और एक v यहां पर पहले से था, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, तो यहां से अब अपन वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं कि v स्क्वायर डी वी जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय dx के इक्वल। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर v के रिस्पेक्ट में और इधर x के रिस्पेक्ट में। तो इधर v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, इधर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m चल ही रहा है मल्टीप्लाइड बाय x, मल्टीप्लाइड बाय x। तो चीजें क्लियर हो चुकी है, हमें पता पड़ गया कि जो x है, जो x है मतलब बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v क्यूब के। x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? v क्यूब के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इसमें और भी रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पावर कांस्टेंट है, बताओ फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा? बताओ फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा? तो आपको शुरुआत ऐसे ही करनी है, एफ इंटू वी, फिर फोर्स को लिखते चले जाना है। ठीक है, जैसे मान लो टाइम का पूछता अपनों से, तो अपन यहां तक तो आ ही गए थे, एम इंटू ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो एक ही जगह अपन क्या रखते हैं? एम टाइम्स डीवी डिवाइडेड बाय डी रखते, टाइम्स वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां से क्या होता? वी डीवी एक तरफ रह जाता और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम जो कि ओवरऑल कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय dt एक तरफ आ जाता। इधर इंटीग्रेट कर देते v के रिस्पेक्ट में, इधर कर देते टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर तो आ जाता v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर आ जाता कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड बाय t। तो जो v स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता किसके? t के, या जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता रूट t के। अब एक बार v आ गया t की फॉर्म में तो सब कुछ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता? एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो वेलोसिटी का टाइम के, तो रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
1/2√t, तो ये हो जाता आपका 1/√t के डायरेक्ट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टेंट्स को आप हटा सकते हो, तो t की पावर -12। और अगर एक्सेलरेशन t की पावर -12, ये हो गया आपका t की पावर ½ तो आपका फोर्स जो है वो भी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t की पावर -12 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से अगर x तक आना होता तो x जो होता है वो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे पावर ½ का, तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है, तो ½ + 1 करोगे तो ये हो जाएगा टाइम की पावर ½ + 1 दैट इज 3/2। तो वैसे भी देख रहे हो कि वेलोसिटी का आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपको किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएंगे, इधर उधर क्वेश्चंस करोगे तो। सब एक ही क्वेश्चन के बच्चे हैं, कैसे करना है वो बता दिया। चाहो तो स्पेशल क्वेश्चन आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं यहां से। अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप, ठीक है, टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन सेम टाइम। तो सबसे पहले तो ये वाटर की जो रेट है ना, इसको अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ वाटर जो है इसको अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। रेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि कितना मास पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है, कितना मास पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है। और मास को लिखा जा सकता है, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी, तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वाटर है तो वाटर की डेंसिटी फिक्स है, उसको हमने रो लिख लिया। अच्छा, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ पाइप की जो लेंथ है जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा एक्स या एक्स लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज गिवन बाय मास डिवाइडेड बाय dt। तो यहां पे देखना रो कांस्टेंट है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा dx बाय dt, मतलब आपकी स्पीड अंदर रह जाएगी, तो रो इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय स्पीड v। ये होती है आपकी रेट ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इस रेट को n टाइम्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो रेट अगर आपकी n टाइम्स इंक्रीज होगी, बाकी सब चीजें तो क्या है, सेम है। तो रेट अगर आपकी n टाइम्स इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी जो है, ठीक है, v डैश जो है वो भी n टाइम्स इंक्रीज हो जानी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ वाटर रो a और v इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रो और a तो कांस्टेंट है, तो अगर रेट ऑफ वाटर n टाइम्स हो गई तो पक्का आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जानी चाहिए, n टाइम्स हो जानी चाहिए। अब देखते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है। तो फोर्स होता है आपका v टाइम्स dm डिवाइडेड बाय dt। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था कि जब भी किसी सिस्टम से मास निकल रहा हो, जैसे रॉकेट हो गया, पाइप हो गया, उसमें वेरिएबल मास वाले केस में फोर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर एफ डैश अगर निकालेंगे तो v की जगह क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा, और dm बाई dt की जगह क्या आ जाएगा, हमारी नई वाली रेट आ जाएगी, n टाइम्स dm बाई dt आ जाएगा, n टाइम्स dm बाई dt आ जाएगा। v डैश की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, n टाइम्स v रख सकते हैं, और n टाइम्स dm बाई, हमने रेट को भी बढ़ा दिया और रेट को बढ़ाने से वेलोसिटी भी बढ़ गई, तो ये हो गया n स्क्वायर टाइम्स v टाइम्स dm डिवाइडेड बाय dt। मतलब पहले जो फोर्स था उसके कंपैरिजन में f डैश जो है वो n स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। सेम क्वेश्चन पावर के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता था। अब पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब देखो P डैश अगर आप निकालोगे तो फोर्स कितने गुना बढ़ गया, n स्क्वायर, तो F डैश कितना हो गया, n स्क्वायर F हो गया, और V क्या हो गया, V डैश क्या हो गया, n टाइम्स V हो गया। तो यहां पर टोटल पावर देखना क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n स्क्वायर टाइम्स F, और V आ जाएगा n टाइम्स V, मतलब n क्यूब टाइम्स F डॉट V। तो P डैश की वैल्यू जो है वो n क्यूब टाइम्स जो है ओरिजिनल पावर के, ये आपके इंक्रीज हो जाएगी। अगेन एक स्पेशल क्वेश्चन, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें फोर्स के बारे में पूछा गया था, मैंने एक और ऑल्टरनेटिव बता दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने सारे ऑल्टरनेटिव बता दिए। तो
ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पावर के ऊपर बना के पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत कम यूज हुआ, हल्का फुल्का सा, लेकिन हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो बहुत अच्छी खासी यूज हो रही है, तो वो हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट फिंगर्स के ऊपर होनी चाहिए, तो अपन कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट बात करें। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, आपने एक रस्सी से बांध रखा है एक ऑब्जेक्ट को, और इसका वर्टिकल सर्कुलर, वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर आप क्या करवा रहे हो? मूव करवा रहे हो। मूव करवाने के लिए आपने इसको नीचे कुछ वेलोसिटी दी है, तो इसको लिखा है v0 डिग्री। हम यहां से एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो थीटा एंगल पर जाने पर इसकी वेलोसिटी v थीटा कितनी होगी? ऐसे 0 डिग्री पे टेंशन फोर्स था t0, तो थीटा एंगल पर जाने पर टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? इन दो चीजों का जवाब आप अपने पास में रख लो, आप आगे का हर खेल खेल सकते हो। और दोनों का जवाब जो है वो किससे आएगा? वेलोसिटी का जवाब आएगा आपके पास में कहां से? तो वेलोसिटी v थीटा का जो जवाब है वो आएगा आपके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी पता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी पता है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, यहां पर h हाइट पर चले गए आप। अब हाइट कैसे निकालोगे? ये वाली लेंथ तो है आपकी l cos थीटा, मतलब ये लेंथ l है ना आपकी, ये लेंथ l है, तो l का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? l में से l cos थीटा चला गया, तो ये वाली हाइट जो है h जो है वो हो जाएगी l माइनस l cos थीटा, ये हो जाएगी। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके v थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और एनएलएम फोर्सेस को बैलेंस करके आप टी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है, यहां पर एक फोर्स mg लग रहा होगा, ठीक है, एक बाहर की तरफ लग रहा होगा mv स्क्वायर अपॉन l, ठीक है ना, mv थीटा स्क्वायर अपॉन l, और एक टी थीटा इधर लग रहा है, तो mg के आप कंपोनेंट ले लेना, एक इधर एक इधर, तो रेडियस की डायरेक्शन के जो कंपोनेंट है उनको बैलेंस करके आप टी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। बट अगेन मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्ट वी थीटा और टी थीटा की वैल्यू ध्यान रखो। तो क्या आएगी? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फॉर्मूला याद रख लोगे तो बहुत फायदा होगा कि वेलोसिटी एट एंगल थीटा जो हो गई, वी थीटा जो होगी वो हो जाएगी रूट वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और ऐसे टी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m टाइम्स वी नॉट स्क्वायर अपॉन l, ठीक है, प्लस mg टाइम्स 3 कॉस थीटा माइनस 2। ये दो चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान में रख लेनी है, और इनसे फिर आप सारे के सारे स्पेशल केसेस डिराइव कर सकते हो। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जाकर जो पार्टिकल है वो स्टॉप हो जाता है। अब इसको इंटरप्रीट करना सीखो कि थीटा आपको क्या रखना है 90, और पार्टिकल जाके स्टॉप हो गया, मतलब वी थीटा आपको कितना रखना है? 0। तो इसके लिए लोअर मोस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी रिक्वायर होगी? हो गया क्वेश्चन, इसकी जगह 0 रख दिया, इसकी जगह 90 रख दिया, cos 90 भी 0 हो गया, तो अंदर बचा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl, और 2gl को उधर ले जाओगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी रूट 2gl। कोई सा भी केस आप निकाल सकते हो इससे, अगेन निकाल तो सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आप केसेस जो है वो डायरेक्ट अपने फिंगर्स के ऊपर रखो। जैसे आपको कौन कौन से केसेस ध्यान में रखने हैं? आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 2gl से कम हुई, रूट 2gl से कम हुई, मैंने अभी अभी बताया था एग्जैक्ट रूट 2gl पर क्या होगा? 90 डिग्री पर जाकर पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। तो रूट 2gl से कम हुई यानी कि 90 से पहले ही आपका पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। देखो 90 से पहले ही किसी एंगल पर जाकर पार्टिकल स्टॉप हो गया, वी थीटा 0 हो गया। मजेदार बात यह है कि वी थीटा 0 हो गया, बट टी थीटा जो है वो अभी भी बचा हुआ है, स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो अभी भी बची हुई है। इसका मतलब पार्टिकल यहां पे रुक गया, अब वापस से आने लगेगा और इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। तो अगर लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रूट 2gl से कम है तो वी थीटा विल बिकम 0 एट थीटा लेस देन 90 डिग्री फर्स्ट। वी थीटा पहले 0 होगा, टी थीटा जाके बाद में होगा, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑसिलेट करेगा। अगर एग्जैक्ट वी नॉट की वैल्यू रूट 2gl हुई तो क्या होगा? तो फिर वी थीटा और टी थीटा
दोनों ही एक साथ जीरो हो जाएंगे। किस एंगल के ऊपर? 90 डिग्री पे। वी थीटा भी जीरो हो जाएगा, टी थीटा भी जीरो हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। सर कैसे पता लगाया? फॉर्मूले में रख के देख लेना आप। वी नॉट की जगह √2gl रखना और वी थीटा और टी थीटा की जगह जीरो रख देना, तो अपने आप ही थीटा क्या आ जाएगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा दोनों इक्वेशन से। ठीक है, बट इस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेशन हो गया, 90 डिग्री तक जाके वापस 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, बट होगा ऑसिलेशन। ठीक है ना। अब इससे आगे अगर अपन बढ़ गए कि आपकी जो वेलोसिटी है वो √2gl से तो ज्यादा हुई, इसका मतलब पार्टिकल 90 डिग्री को तो पार करने वाला है, और √5gl से कम है, तो इस पर्टिकुलर केस में अब उल्टा होगा। अब की बार टेंशन जो है टी थीटा जो है वो जीरो हो जाएगा। किससे पहले? वी थीटा से पहले। मतलब पार्टिकल रुकेगा, उससे पहले स्ट्रिंग जो है वो ढीली पड़ जाएगी, और स्ट्रिंग का सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करवाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अगर टेंशन ही जीरो हो गई, इसका मतलब सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगी। तो यही हुआ यहां पर, पार्टिकल गया 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 90 डिग्री को क्रॉस कर गया, एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर आपका टी थीटा पहले जीरो हो गया, बट वेलोसिटी अभी भी है। अब टेंशन जीरो हो गया, मतलब स्ट्रिंग लूज हो चुकी है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन तो हो नहीं सकती। तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसको किसी ने प्रोजेक्ट किया है, तो यहां पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए नजर आएगी, पैराबोलिक पाथ के ऊपर मोशन होते हुए नजर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ऑब्जेक्ट विल मूव इन पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नजर आएगा आफ्टर दिस। आफ्टर दिस का मतलब है जिस एंगल के ऊपर पार्टिकल का टेंशन जीरो हो गया। और एग्जैक्ट अगर अपन √5gl की बात करें कि v नॉट इज इक्वल टू √5gl हो गया, लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई? √5gl। रख के देख लेंगे, फॉर्मूले हमारे पास में है। तो इस पर्टिकुलर केस में 180 डिग्री पर जाकर, t 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री पर जाकर आपका टेंशन फोर्स जीरो होगा। मतलब आपने अपना काम कर दिया, पार्टिकल को आपने पहुंचाते 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 180 डिग्री तक पहुंचा दिया। अब रस्सी ढीली पड़ गई। अब आपको लगेगा रस्सी ढीली पड़ गई तो ये गिर जाएगा, नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो v 180 डिग्री है वो कितना होता है? √gl होता है, वो आगे भगा ले जाएगा। तो यहां पर आया, रस्सी ढीली पड़ गई, बट वेलोसिटी अभी भी है, वेलोसिटी अभी भी है, तो उसकी वजह से पार्टिकल जो है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिटिकल केस, कि अगर हमारी लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl या इससे ज्यादा होगी, तब ही हमारा पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर पाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये सारे केसेस आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, ऑल्दो आप इन सारे केसेस को वी थीटा और टी थीटा के फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उनसे डिराइव कर सकते हो। मजा आएगा आपको, खुद से एक बार करने चाहिए डिराइव। ठीक, एक चीज और खास ध्यान रखनी है, देखो यहां पर तो स्ट्रिंग ढीली हो सकती है, अगर आप किसी रॉड से अटैच करके इस ऑब्जेक्ट को फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हो, तो रॉड कभी भी ढीली नहीं पड़ सकती। इसका मतलब ये वाला केस कभी होगा ही नहीं कि टी थीटा विल बिकम जीरो फर्स्ट, हमेशा जीरो होगा। तो कौन होगा? वेलोसिटी। टेंशन का तो कोई केस ही नहीं आएगा। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपका क्रिटिकल केस है वो बदल जाता है, √5gl की जगह हो जाता है √4gl। √4gl जैसे ही आप लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी रखते हो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर 180 डिग्री पर जाकर आपकी वी थीटा या v 180 डिग्री जीरो हो जाती है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, या हल्की सी भी ज्यादा वेलोसिटी रखोगे √4gl से, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, रस्सी की जगह आप रॉड लेते हो तो √4gl हो जाती है √5gl की जगह। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अपन यूज कैसे करेंगे? लो, आपको लग रहा होगा कि सर ने तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिर्फ टू द पॉइंट बताया, क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे? अब देखना, आप पावर देखना कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से एब्जॉर्ब करने की। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h, ठीक है, एज शोन इन फिगर, जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल। जस्ट कंप्लीट्स, तो जस्ट कंप्लीट्स का मतलब हमें पता पड़ गया कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है v नॉट वो कितनी होनी चाहिए? √5gl होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां तो स्ट्रिंग है ही नहीं, या नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, और नॉर्मल फोर्स जीरो हो सकता है, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है।
ठीक है, तो √5gl होनी चाहिए। अच्छा, यहां से लेके यहां तक अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, तो इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0 थी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी रही आपकी इनिशियल mgh रही। ठीक, इधर आप आए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m v0 स्क्वायर हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो गई हाफ m v0 स्क्वायर, और v0 की जगह अपन √5gl रखें तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू m इंटू 5 इंटू जी इंटू एल, एल या फिर r रख सकते हो, r यहां पर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, r यहां पर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो अब क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह नहीं है तो इनिशियल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आपस में इक्वल रहेंगी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आपस में इक्वल रहेंगी, मतलब mgh और हाफ इंटू m इंटू 5gr जो है सेम हो जाएंगे, m से m चला गया, g से g भी चला गया, तो h जो है वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2r। तो रेडियस की फॉर्म में आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि हाइट कितनी होनी चाहिए 5/2r। अब यहां पे डायमीटर की फॉर्म में पूछा गया है, तो रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो h इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डायमीटर, ये भी लिख सकते हो 4 टाइम्स। Why? Because radius is nothing but diameter divided by 2, तो 5/4 टाइम्स डायमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मास m इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ l, अब की बार रॉड है, मास गोज अराउंड अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ विद द अदर एंड हिंज्ड एट द सेंटर, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द सर्कल सो दैट द मास कंप्लीट्स द सर्कल। तो मैंने बताया था रॉड के केस में जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो होती है √4gl, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। A pendulum bob has a speed of 3 मीटर पर सेकेंड while passing through its lowest position, मतलब v0 हमें दे रखा है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5, l is nothing but 0.5, its speed when it makes an angle of 60 डिग्री, थीटा हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि बताओ वी थीटा कितनी, कितना आसान क्वेश्चन है। वी थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास में, तो वी थीटा इज नथिंग बट √v0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ठीक है, -2 इंटू जी इंटू एल टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो वी थीटा जो है वो आ जाएगा आपका रूट के अंदर 9 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 1 माइनस कॉस 60 इज नथिंग बट 1/2, तो 1 - 1/2 करेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 बच जाएगा, 2 से 2 गया, ये 10 इंटू 0.5 इज नथिंग बट 5, 9 - 5 करोगे 4, तो वी थीटा का वैल्यू आ जाएगा √4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर जाकर वैल्यू, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ वेटलेस थ्रेड कैन विदस्टैंड टेंशन अप टू 30 न्यूटन, स्टोन ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, तो मास हमें कितना दे रखा है 0.5 किलोग्राम दे रखा है, टाइड टू इट इज रिवॉल्व्ड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तो एल हमें कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है, इन अ वर्टिकल प्लेन जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैन बी। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम टेंशन होती है ना वो लोअर मोस्ट पोजिशन पर होती है, T0 होती है, और T0 का मतलब अगर फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो m v0 का स्क्वायर अपॉन l प्लस mg टाइम्स 3 cos 0 डिग्री -2। हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो v0 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, तो मैक्सिमम टेंशन कितनी विदस्टैंड कर सकता है
तो ये हमें दे रखा है 30 न्यूटन, 30 न्यूटन विथस्टैंड कर सकता है। m कितना दे रखा है 0.5। वी नॉट की जगह रखा जा सकता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा नॉट इंटू एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल, क्योंकि ऊपर जो एल स्क्वायर होगा उसका एक एल कट जाएगा, ठीक है ना भाई। एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखो या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो वही चीज कर रहा हूं मैं ओमेगा की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ओमेगा स्क्वायर एल ऊपर चला गया, ठीक है। एल कितना दे रखा है हमें, एल हमें दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 माइनस 2 भी बचेगा कितना 1, तो सिर्फ एम जी बच जाएगा। एम मतलब अगेन 0.5 और जी मतलब हो गया 10। तो इस तरीके से अपन ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 करेंगे तो सीधा सीधा 1 बच गया, तो सीधा सीधा ओमेगा नोट का स्क्वायर बच गया। तो ओमेगा नोट जो है वो आपका आ गया √25, दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया आपका 5 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन वन इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, ये हथियार इसीलिए इतने पावरफुल है। स्टोन ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज टाइड, तो अगेन हमें मास दे रखा है 0.2 किलोग्राम, ठीक है। टू एंड ऑफ ए थ्रेड ऑफ लेंथ, तो एल हमें दे रखा है 0.1 मीटर। ये रोटेट करा जा रहा है वर्टिकल सर्कल के अंदर। व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल, टेंशन इन थ्रेड इज 52 न्यूटन, मतलब वही मैक्सिमम टेंशन दे रखी है। अभी हमने निकाला था कि टी नॉट किसके इक्वल होता है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी। डायरेक्ट यूज कर ले अब तो भाई, cos 0 रखेंगे तो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विल बी, सारी चीजें। टी नॉट हमें कितना दे रखा है 52 दे रखा है, एम हमें दे रखा है 0.2, वी नॉट हमें निकालना है, एल हमें दे रखा है 0.1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 2 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 50, इधर डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो 2 को भी नीचे ले आएंगे, तो ये आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर, ये कट गया 25 बार, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास में जो जरूरी हथियार है वो रखे हुए हो तो, ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और करते हैं अपन। अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट हमें किस फॉर्म में दे रखा है, टाइम की फॉर्म में, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे ds डिवाइडेड बाय dt, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ t डिवाइडेड बाय 3। तो इनिशियल वेलोसिटी अपन निकालेंगे, ठीक है, तो t की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 जूल आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो t की जगह 2 रख देंगे, तो 4/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ। मास कितना दे रखा है हमें 3 किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 9, ये 3 बार कट गया तो 8 डिवाइडेड बाय 3 जूल आ गई। तो जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब 8/3 जूल। यही हमारा हो जाएगा आंसर। डिट्टो क्वेश्चन करा था हमने, वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर एक और मिल गया। आगे चलते हैं। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from rest with the spring initially unstressed. तो इनिशियल कंडीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 0, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो कितनी है 0, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। और उस लेवल पर अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। दोनों प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे भी जा रहा है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर अपन बात करें तो अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब है कि स्प्रिंग जब मैक्सिमम खिंच चुकी होगी वापस से ब्लॉक ऊपर आने लगेगा।
तो आपका पार्टिकल फिर से स्टॉप हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर से कितनी होगी, 0। बट अब पोटेंशियल एनर्जी के हालात चेंज हो चुके हैं, स्प्रिंग आपकी खींच चुकी है, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स, इसका स्क्वायर, इतनी एनर्जी तो स्प्रिंग के अंदर आ चुकी है। प्लस जो ब्लॉक है वो भी अपने लेवल से, जहां से आपने छोड़ा था वहां से कुछ डिस्टेंस नीचे आ चुका है। कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस नीचे आ चुका है। तो नीचे आने पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ग्रेविटेशन की, वो नेगेटिव होती है, m इंटू जी इंटू वट एवर डिस्टेंस, जो एक्स मैक्स डिस्टेंस आपने कवर करी है वो। तो आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, 0। तो जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, जो कि इसके अकॉर्डिंग तो आ रही है हाफ के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस एम इंटू जी इंटू एक्स मैक्स, ये भी किसके बराबर होनी चाहिए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। यानी कि हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, एम जी इंटू एक्स मैक्स के इक्वल आना चाहिए। एक पावर कट गई, तो एक्स मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय के। याद करो, मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको सेम क्वेश्चन करवाया था और मैंने बताया था कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों कंडीशन से। उस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस पर जाएगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्सेस का बैलेंस हो जाना, mg का kx से बैलेंस हो जाना। तो इस कंडीशन में x आएगा कितना, mg डिवाइडेड बाय k। बट ऑब्जेक्ट यहां पे रुकेगा नहीं, ये यहां से इतना ही और नीचे जाएगा, फिर जाके आपकी क्या आएगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन आएगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन की कंडीशन आएगी, ठीक है। एक्सटेंशन की स्पेलिंग कहाँ है, ये रही, NSION, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो इतनी डिस्टेंस, तो x मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mg बाय k हो जाएगा, और फिर ये ब्लॉक वापस से ऊपर आने लगेगा। तो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना कि आपसे ये पूछा जा रहा है या फिर ये इक्विलिब्रियम की पूछी जा रही कंडीशन, तो फोर्सेस को बैलेंस करना, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच मैक्सिमम कंप्रेशन जब भी पूछा जाता है तो आपको एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगाना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटेरिली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, 18 मीटर ऊपर चले गए। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू मास हो गया 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ जाएगी 200 टाइम्स कट गया तो 200 बची। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जमीन के ऊपर अपन मान लेते हैं 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो गया तो 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टॉप हो गया तो कितनी, 18 मीटर ऊपर चला गया, तो m का मतलब हो गया 1, g का मतलब हो गया 10 और h का मतलब हो गया 18, मतलब 180 जूल हो गई। तो जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो हो जाएगा फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल का मतलब है इन दोनों का सम, मतलब 180, और इनिशियल का मतलब है इन दोनों का सम, मतलब 200, तो अल्टीमेटली माइनस का 20 जूल। इतनी एनर्जी जो है, माइनस का मतलब खर्च हो रही है, इतनी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से आपकी बाहर जा रही है 20 जूल। तो जैसे आपको पता पड़ जाए कि यार सिचुएशन में उठा पटक हो रही है एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, अगर रेजिस्टिव फोर्सेस है तो ये वाला फंडा लगेगा, और नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी। हमेशा देख लेना, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विथ अ वेलोसिटी v एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है,
ऑफ द वाटर, ठीक है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, डी ऑफ के ई डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा, के ई की जगह अपन क्या रख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां पे m को जानबूझ के क्या रख रहा हूं, मास लिख रहा हूं। m की जगह मैं जानबूझ के क्या लिख रहा हूं, मास, क्योंकि यहां पर जो m दे रखा है वो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt। अब देखो यहां पर हाफ तो बाहर आ गया, ठीक। और ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय dt टाइम्स v स्क्वायर बचा, क्योंकि पाइप जो आ रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये जो चीज है इसको अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ मास डिवाइडेड बाय dx लिख सकते हैं या dl लिख सकते हैं। और dx से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर नीचे dt था और v स्क्वायर पहले से था, और ये जो dx बाय dt है ये खुद क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो अल्टीमेटली ये आ गया आपका हाफ, देखो दिस इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, dm डिवाइडेड बाय dx, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं m, और v इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा v क्यूब। तो हाफ एम वी क्यूब, ऑप्शन 2 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को बस केवल कंफ्यूज किया गया इसमें, ये जो m है इसको क्या लिया जाए, इसको मास लिया जाए जो कि नॉर्मली अपन लेते हैं, या मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं तो क्वेश्चन बनाने वाले की गलती मानूंगा कि उसने एक सिंबल के साथ में छेड़छाड़ करी है, नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। एन इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होज पाइप, वाटर passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 kilogram per meter. What is the power of the engine? ध्यान रखना, लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन है, पिछला ही फॉर्मूला लगा दे, नहीं। यहां पे आपको रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, मतलब नेट पावर नहीं पूछी, आपको इंजन की पावर पूछी है। हो सकता है वाटर के ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस भी लग रहे हो, तभी तो इंजन को बार बार एनर्जी देनी पड़ रही है, वरना तो अगर मान लो रेजिस्टिव फोर्स होता ही नहीं तो एनर्जी थोड़ी ना देनी पड़ती। तो यहाँ पे आपको पावर ऑफ इंजन, मतलब इंजन के द्वारा जो पावर डिलीवर करी जा रही है, और इंजन हमेशा क्या करता है, पानी को फेंकता है, मतलब वेरिएबल मास वाला केस है। तो यहां पर पावर का मतलब क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाइड बाय V, और F की जगह अपन क्या रखेंगे, V dm डिवाइडेड बाय dt टाइम्स V रखेंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, V स्क्वायर dm डिवाइडेड बाय dt। अब इसको dm बाय dx बनाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसको dm बाय dx बनाने के लिए पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गई आपकी मास पर यूनिट लेंथ, और ये हो गई अगेन वेलोसिटी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ, ये लिख सकते हैं। तो अब सबकी वैल्यू रखो, वेलोसिटी का क्यूब तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, 100। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 800 वॉट। दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस समझो कि सर पिछला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि पिछले फॉर्मूले में आपको रेट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब नेट पावर पूछी गई थी। नेट में सारे फोर्सेस आ गए, इंजन का फोर्स भी आ गया और रेजिस्टिव फोर्स भी आ गया। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी, इंजन की पावर पूछी गई है, इंजन के द्वारा कितनी पावर डिलीवर करी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्स F ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन फिगर। तो हमने देखा था कि जो वर्क डन है उसको डिफाइन किया जाता था इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा हो, तो हमें वर्क निकालने के लिए क्या करना है, हमें वर्क निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, हमें
इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, कितना आएगा, लेंथ है 3 से लेके 7 तक, 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट है 2, कितना आ गया, 8 आ गया। और फिर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ, बेस है इसका 5 और हाइट है इसकी 2, 2 से 2 चला गया 5, तो टोटल आपका आ जाएगा आपका 8 + 5, तो टोटल वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 + 5 दैट इज 13 जूल, 13 जूल, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपको कुछ सिखाएगा, द पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने बताया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डेल्टा आर, ये होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और अगर आप पूरी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल रहे हो तो आप इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, आप इंटीग्रेशन करते हो इस तरीके से। तो अगर आपको उल्टा काम करना पड़ जाए, अगर आप को पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और आपको फोर्स निकालना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का उल्टा काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन। नेगेटिव साइन चला गया इधर, हमें u का r के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे ये r कैप डायरेक्शन के अंदर मिलेगा। आप तो बस इसको ध्यान रख लेना कि पोटेंशियल एनर्जी का r के रिस्पेक्ट में नेगेटिव डिफरेंशिएशन जो होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो वही वाली चीज हो रही है यहां पर, u हमें r की फॉर्म में दे रखा है, a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल है r, सेंटर ऑफ द फील्ड, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर फोर्स 0 हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो फोर्स को 0 करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या दे रखा है, u दे रखा है, कितना दे रखा है, a/r² माइनस b/r। तो अपन फोर्स निकालते हैं, मतलब -du/dr निकालते हैं। चलो करते हैं। तो माइनस साइन तो बाहर रहने दो, a कांस्टेंट है, 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा -2/r³ हो जाएगा। पावर आ जाती है आगे, पावर हो जाती है फर्दर -1। और यहां पर -b रखा हुआ है, 1/r का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/r², सॉरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1/r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर है, ये -2a है, तो ओवरऑल +2a/r³। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a/r³। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, बाहर वाले माइनस की वजह से वापस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का b/r²। और इसको हमें किसके इक्वल रख देना है, 0 फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो सबको पता ही है। तो ये आ जाएगा आपका 2a/r³ इज इक्वल टू b/r²। r² से r³ कट गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a डिवाइडेड बाय b। 2a डिवाइडेड बाय b इस पर्टिकुलर कंडीशन में, 2a डिवाइडेड बाय b इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका फोर्स 0 है, फोर्स जो है वो 0 है। अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स सो दैट the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude। again पावर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। करा था आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने बताया था इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, √t। √t का मतलब होता है t की पावर हाफ। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। बताया था ना, वही वाला क्वेश्चन है। चाहो तो कर भी सकते हो, पावर की जगह आप लिखोगे f इंटू वी, एफ की जगह लिखोगे m इंटू ए इंटू वी, ए की जगह लिखोगे dv डिवाइडेड बाई dt, तो v dv डिवाइडेड बाय dt, तो v dv रह जाएगा एक तरफ, p0 अपॉन m टाइम्स dt आ जाएगा एक तरफ, इधर इंटीग्रेट करोगे v के रेस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा v² डिवाइडेड बाय 2,
ये आ जाएगा पी नॉट डिवाइडेड बाय एम टाइम्स टी। तो वी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा रूट टी टू पी नॉट डिवाइडेड बाय एम। वी जो है वो आ जाएगा रूट टू पी नॉट डिवाइडेड बाय एम टाइम्स रूट टी। तो वेलोसिटी जो है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डायरेक्ट याद रखना है, स्पेशल केस में मैंने बताया था। नेक्स्ट देखो, अ यूनिफॉर्म फोर्स 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे? फाइनल पोजीशन 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, इसमें से माइनस करेंगे किसको? 2i कैप प्लस k कैप को। तो कितना आएगा? 4 में से 2 गया, 2i कैप बचा, 3j कैप एज इट इज बच गया, और माइनस के तो माइनस का 2k कैप हो गया। ये तो आपका डेल्टा आर आ गया। और फोर्स आपको कितना दे रखा है? यूनिफॉर्म फोर्स है, वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना है, 3i कैप प्लस j कैप। तो आपका वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा? F डॉट डेल्टा आर। चलो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6, 3 और 1 मल्टीप्लाई होके 3, तो 9 जूल। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहां पर एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivers a constant power. Again, if the particle starts from the rest, force on the particle at time t. तो यहां तक तो हमें पता पड़ ही गया था कि v जो है वो किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ कांस्टेंट पावर, जिसको यहां पर k लिखा है, p नॉट की जगह k लिखा है, डिवाइडेड बाय m टाइम्स रूट t। ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करके, dv डिवाइडेड बाय dt। चलो करते हैं। तो ये जो रूट 2k अपॉन m है ये तो कांस्टेंट है, और रूट t का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट t। ये हो जाता है डिफरेंशिएशन। और फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आपका m इंटू ए। अब देखो, ये जो रूट 2 है उससे ये 2 कट गया, सिर्फ रूट 2 रह जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा m इंटू रूट के बाय m, और नीचे और कौन कौन है रूट के अंदर? ये 2 भी रूट के अंदर आ गया और t भी आपका रूट के अंदर आ गया। इस रूट 2 से 2 कटा तो नीचे रूट 2 रह गया, तो एक साथ मैंने रूट के अंदर लिख दिया सबको। अच्छा, m से ये रूट m कट जाएगा, m से ये रूट m कटेगा, मतलब रूट m रह जाएगा ऊपर। तो रूट m और k ये तो रहा ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 ये भी रहा रूट के अंदर बट नीचे, और नीचे t की पावर हाफ है, उसको अपन ऊपर ले जाके लिखेंगे तो t की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। तो रूट m के डिवाइडेड बाय 2 t की पावर, मतलब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, रूट m के डिवाइडेड बाय 2 t की पावर माइनस हाफ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मैंने बताया था ना, सेम क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। A body of mass 1 किलोग्राम begins to move under the action of a time dependent force. फोर्स टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। What power? तो पावर का मतलब होता है सबसे पहले तो F डॉट V। क्या होता है? F डॉट V, ठीक है। तो अब V कहां से निकालेंगे? तो देखो, हमारे पास में सबसे पहले एक्सेलरेशन आएगा। कैसे? हम फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमने 2ti कैप, ठीक है, एंड 3t स्क्वायर j कैप को मास 1 किलोग्राम से डिवाइड कर दिया। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 i कैप, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स j कैप। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो t स्क्वायर टाइम्स i कैप प्लस t क्यूब टाइम्स j कैप। ये आ गया आपका वेलोसिटी। और जैसे ही वेलोसिटी वेक्टर आया, अब आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। फोर्स आपको दे रखा है 2ti कैप और वेलोसिटी में है t स्क्वायर, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2t क्यूब आ जाएगा। 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहां पर है 3t स्क्वायर और यहां पर है t क्यूब,
तो ये अल्टीमेट आ जाएगा 3t⁵ इतने वॉट हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2t³ और 3t⁵ ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके अंदर गच्चा खा जाएंगे, जबकि मैं बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें आप काइनेमेटिक्स को यूज कर पाओ, कि इंपॉर्टेंस समझ पाओ। ठीक है, तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो एक बार के लिए, शायद किसी ने अगर वर्क एनर्जी पावर नहीं भी पढ़ रखा हो उसके लिए भी बहुत यूजफुल रहा होगा। उसको पूरा का पूरा चैप्टर पहली बार में ही इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक राइट प्लेस फील हुआ होगा कि यार फाइनली अपन एक राइट प्लेस के ऊपर है। कई बच्चे मिरेकल फास्ट ट्रैक को रिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं, कई बच्चे सिर्फ मेरी स्टाइल में फिजिक्स पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। एंड आई होप आज आपको पूरे फुल फ्लेज्ड फॉर्म में मेरी स्टाइल नजर आई होगी, जिसमें इतने कम समय के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस के साथ में पूरा का पूरा वर्क एनर्जी पावर एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, सच में इसकी पावर फील हुई हो, और अगर आप यहां तक पहुंचे हो, तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर एक बार हल्का फुल्का मोटिवेट करने की कोशिश करना, बिकॉज योर मोटिवेशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।